तो कुमारगुप्त फर्स्ट, जिन्हें एक और निकनेम अपना लिया था, उपाधि ली थी, तो इन्हें हम इतिहास में महेंद्रदित्य, तो ये अपने आप को महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये इनका एक और निकनेम है। जो इनके स्तंभ है उनमें कई जगह। साथ में राजनीतिक रूप से देखें तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया, और हम देख रहे थे कि भाई अश्वमेध यज्ञ का महत्व ये है कि भाई अपना घोड़ा छोड़ेंगे, और अगर किसी में हिम्मत है तो इनका घोड़ा पकड़ लीजिए, इनसे युद्ध करिए। अगर कोई नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब उस क्षेत्र के राजा ने स्वीकार कर लिया है कुमारगुप्त फर्स्ट ही हमारा राजा है। तो ये सारी चीजें करते हैं राजनीतिक रूप से। साथ में इनके धर्म के बारे में बात की जाए तो ये शिव जी के बेटे कार्तिक, उन्हीं के आधार पर एक धर्म आता है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय धर्म को ये अपनाते हैं, जिसे आप कह सकते हो शैव धर्म से रिलेटेड है। और हमें इनके यहाँ जो सिक्के दिखाई देते हैं वो सिक्के मयूर शैली में है, मोर की तरह है। मयूर शैली के सिक्के कुमारगुप्त फर्स्ट के यहाँ मिलते हैं। और इनके बारे में सबसे अच्छी जानकारी जो हमें मिलती है वो एक अभिलेख से मिलती है, जिसका नाम है मंदसर या मंदोसर अभिलेख। इस अभिलेख से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि भाई कुमारगुप्त ने क्या क्या किया। तो कुमारगुप्त के बारे में मंदोसर अभिलेख से पता चलता है, और इस मंदोसर अभिलेख को एक व्यक्ति वत्स भट्टी, इसने लिखा, और उसने जिक्र किया कि भाई क्या क्या चीजें उस समय दिखती हैं। और ये बोलते हैं कि कुमारगुप्त फर्स्ट के समय जो रेशम बुनकर थे या जो कपड़ों का काम करते थे वो अपना काम छोड़ देते हैं। काम छोड़ देते हैं इसका मतलब या तो मांग कम है या बाजार अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। कोई भी काम छोड़ता है इसका मतलब इनके समय आर्थिक हालत थोड़ी खराब थी, और ये बताते हैं कि भाई ये काम छोड़कर ये लोग दूसरा व्यवसाय अपनाते हैं और धनुष बाण बनाने लग जाते हैं। तो इसका मतलब इनके समय का जो काल था आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था, तभी कोई अपना काम छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि भाई इनके यहाँ धीरे धीरे आर्थिक स्तर पे गिरावट आई, कि लोगों के पास रोजगार नहीं था। आज के समय भी अगर हम बात करें तो हमारे समाज में अगर रोजगार नहीं है तो उसे माना जाता है कि आर्थिक रूप से हालत थोड़े से खराब है। रोजगार नहीं है इसका मतलब है नई नई कंपनियां बन नहीं रही, या जिस हिसाब से लोगों को काम चाहिए वो काम मिलता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के गिरावट का संकेत होता है। तो ऐसे ही इनके यहाँ दिखता है। इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की वो की शिक्षा में। कुमारगुप्त के समय एक विश्वविद्यालय काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था नालंदा महाविहार। एक विश्वविद्यालय हमने पहले भी देखा था महाजनपद पीरियड में, जिसका नाम था तक्षशिला। दूसरा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट बनवाएगा, जिसका नाम है नालंदा महाविहार या नालंदा महाविहार। कहां पे पड़ता है? बिहार में, आज के समय बिहार के क्षेत्र का पास। तो नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के समय हुई, इसने ही करवाई, और ये पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र बना। इस यूनिवर्सिटी में चीन, कोरिया, भूटान,
जैसे देशों के जो लोग थे वो भी पढ़ने आते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, कुमार गिप्त ने किसी से पैसा नहीं लिया कि आप लोग शिक्षा ले रहे हो तो हमें पैसा दो, नहीं, ये सारी शिक्षा मुफ्त थी, निःशुल्क। तो बिना किसी पैसे के मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी नालंदा महाविद्यालय। और हर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्कॉलरशिप। क्या आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं, जिससे आप लोगों को शिक्षा दी जाए, या हम लोग इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता था। तो इस विद्यालय में निःशुल्क खाना, रहना, वस्त्र और पुस्तक, ये सब फ्री मिलता था। तो खाना हो या फिर रहना हो या वस्त्र, एक बार आपका नालंदा महाविहार में हो गया तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता। और इस नालंदा व्यवहार में विषय की बात करें तो विषय के स्तर पे भी काफी ज्यादा विविधता थी। किसी एक विषय को नहीं पढ़ना था, बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे। जैसे दर्शन, दर्शन मतलब जीवन को देखने का तरीका, कि भाई जीवन एक खेल है या फिर जीवन दुख है। तो जीवन को देखने का तरीका, आत्मा क्या होती है, ईश्वर क्या होती है, ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी। साथ में चिकित्सा, मेडिकल की पढ़ाई भी यहाँ होती थी, स्वास्थ्य को देखते हुए उसके बारे में पूरा ज्ञान इस नालंदा महाविद्यालय में मिलता था। इसके अलावा चरित्र निर्माण पे काफी ज्यादा जोर देते थे। जैसे आज के समय में सिविल सेवा में एक पेपर होता है एथिक्स का, नैतिक शिक्षा, कैसे आपके अंदर कुछ अच्छे मूल्यों को विकसित किया जाए। ऐसे ही यहाँ पर चरित्र निर्माण पे सबसे ज्यादा ध्यान था। चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सारी चीजों पर। और इन सब के कारण इस महाविद्यालय से जो लोग पढ़ते थे उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी पूरी दुनिया में। साथ में इस विद्यालय में एक पुस्तकालय था, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हाथ से लिखी हुई पुस्तक चलती थी। हाथ से जो लिखते थे वही सारी चीजें पुस्तकालय में होती थी। इसलिए इन्होंने 3 पुस्तकालय निर्मित किए, जिनमें एक था रत्नोदधि, ये एक पुस्तकालय था। दूसरा इनका था रत्न सागर, और तीसरा था रतन रंजक। तो इस तरह इस विद्यालय में कुछ लाइब्रेरी हमें दिखाई देती है, पुस्तकालय जहां पे पुस्तकों को रखाया जाता था। और जब भी छात्रों को पढ़ना होता था वो लाइब्रेरी में आते थे, बुक निकालते थे, पढ़ते थे। इससे फायदा ये होता था कि सबको ज्ञान लेने का मौका मिलता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता। और ये लोग जिन प्रोफेसरों के साथ मिलके काम करते थे, इस विद्यालय में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे जो इनको ज्ञान देते थे, मतलब इनके गुरु जो थे वो भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट लोग थे, अपने फील्ड के विशेषज्ञ थे। और इनके जो मेन हेड थे, या आप कह सकते हो कुलपति जो थे, इस विद्यालय को जो सारी चीजें देखते थे, उन कुलपति का नाम था सीलभद्र। तो सीलभद्र जैसे कुलपति यहाँ पे दिखते हैं। तो सीलभद्र एक कुलपति हेड के रूप में, इसके अलावा इनके साथ साथ टीचिंग स्टाफ के रूप में हमें स्थिरमती जैसे आचार्य, जो चिकित्सा दर्शन के क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे।
साथ में गुड़मती, ये भी यहां दिखते हैं। और इसके अलावा धर्म कीर्ति, तो आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई सीलभद्र, स्थिरमती, गुड़मती, धर्म कीर्ति किससे जुड़े हुए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, या फिर मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से? तो याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, इसका विकास हुआ कुमारगुप्त प्रथम के समय। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर और आचार्य यहाँ पे थे, और इसमें उस टाइम की जितनी भी आधुनिक शिक्षाएं हम सोच सकते हैं, वो सारी आधुनिक शिक्षाएं इस विश्वविद्यालय में थी। ये अपने हिसाब से काफी ज्यादा मॉडर्न था, ऐसे ही था जैसे ऑक्सफोर्ड दिखता है। और यहां से बहुत सारे छात्र अन्य देशों में जाते थे, अन्य राजाओं ने बुलाते थे कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा भी भला हो जाएगा, आप लोग उस विद्यालय से, मतलब जैसे अभी आज के टाइम किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से कोई पढ़ता है, जैसे भारत में आईआईटी से कोई पढ़ता है, चाहे आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली हो, तो उसकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है। ऐसे ही इनके साथ था, मतलब इनको रोजगार की दिक्कत ही नहीं। जो नालंदा महाविहार से डिग्री कर लिया, मतलब उसके लिए रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन। तो इन्हें राजा अपने सलाहकार के रूप में रखना चाहते थे, अपनी नीतियां बनवाते थे जिससे इनको सहायता मिले। तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरीके से यहाँ के छात्रों को बुलाया और उनसे अपने यहाँ कुछ काम भी करवाया। तो एक जिक्र हमें मिलता है कि भाई तिब्बत के राजा ने इस विश्वविद्यालय के लोगों से बोला कि भैया हमें कुछ अपने छात्र दे दो। तो तिब्बत के राजा ने जब बोला, तो उसके बाद कुछ छात्र यहां से गए तिब्बत के लिए, जिनमें थे, एक थे शांत रक्षित, दूसरे पदम संभव। तो शांत रक्षित और पद्म संभव, ये कुछ शिक्षक के जो सबसे अच्छे छात्र थे उनको भेजा गया, और इन्होंने तिब्बत में अपनी सेवाएं दी। और ये छात्र भारत की संस्कृति और परंपरा, भारत की संस्कृति, सभ्यता, इसका प्रचार प्रसार भी करते थे, क्योंकि वे वहां जाएंगे तो भारत में जो पढ़ाया गया वो सारी चीजें पहुंचेंगी, हमारा खान पान पहुंचेगा, हमारा योग पहुंचेगा, वो सारी चीजें भी इन्होंने की। तो कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत की विदेश नीति को काफी ज्यादा फेमस बना दिया, और साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म, भाषा, भारत की उस टाइम पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनके बारे में काफी प्रचार प्रसार किया। तो ये विद्यालय बिल्कुल अच्छा चल रहा था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन बाद में एक मुस्लिम शासक, जिसे अच्छा नहीं लगा, बोला क्या शिक्षा के बारे में बात करें, तो एक मुस्लिम शासक जो दिल्ली सल्तनत के टाइम आते हैं, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ देता है। तो वो अपने यहाँ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके इस नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो जाता है। तो खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ दिया, यहाँ के जो कुलपति थे, जो छात्र थे, उनको भी मार दिया। और अभी वर्तमान में हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि फिर दोबारा से कैसे इस नालंदा विश्वविद्यालय के सम्मान को, इसके गौरव को जिंदा किया जाए, और भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, जो विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो, जैसे हमारे प्राचीन काल में थे।
तो वो सारी कोशिश अभी की जा रही है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय ने काफी बड़ा योगदान दिया भारतीय संस्कृति और परंपरा के विकास में, और साथ में भारत की संस्कृति परंपरा को विदेशों में पहुंचाने। तो ये हमने जाना कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे जो गुप्ता पीरियड की आर्थिक शक्ति है वो और कमजोर हो रही थी। भारी लोगों इस चीज का फायदा उठा रहे थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा हमला किया। तो कुछ भारी लोग, जिसमें एक था हुंड, उन्होंने काफी ज्यादा अटैक किए, आक्रमण किए। और कुमारगुप्त के बाद जो नया रूलर एक तरीके से बनता है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो भी एक ताकतवर राजा आप कह सकते हो गुप्ता पीरियड का, और कह सकते हैं अंतिम ताकतवर राजा। स्कंदगुप्त का आना होता है, और स्कंदगुप्त के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती है। स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो एक अभिलेख से मिलती है, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। उसमें पता चलता है कि भाई हुणों जो विदेशी थे और स्कंदगुप्त के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध काफी घमासान हुआ, काफी नुकसान हुआ दोनों तरफ से। लेकिन इस युद्ध में जीता कौन? स्कंदगुप्त, और इसने हुणों को हरा दिया। इसका मतलब इसने गुप्त साम्राज्य को बचा लिया हुणों के अटैक से। इस अभिलेख के द्वारा ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त के साथ जूनागढ़ के एक गवर्नर भी शामिल थे, जिनका नाम था पांडदत्त, प्लस उनका एक बेटा जिनका नाम था चक्रपालित। चक्रपालित और पांडदत्त, इन्होंने इस जूनागढ़ वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील, इसका जिक्र हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, भू राजस्व बढ़ाने के लिए, किसानों को सिंचाई देने के लिए इन्होंने फिर दोबारा से सुदर्शन झील का एक तरीके से मरम्मत करवाई और लोगों को फायदा पहुंचाया। एक और स्तंभ जिससे पता चलता है, पहला तो जूनागढ़, दूसरा भीतरी भीतरी स्तंभ भी हमें दिखाई देता है। और भीतरी स्तंभ में पता चलता है कि भाई और क्या क्या चीजें हुई। इसमें भी पता चलता है कि भाई हुणों और स्कंदगुप्त के बीच युद्ध हुआ। हुण लोग भी हार मानने वाले नहीं थे, बार बार अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, क्योंकि उन्हें भारत के संसाधन चाहिए थे। और बोला गया है कि दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन यहां पर परिणाम का जिक्र नहीं मिलता कि भाई कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में कुछ नहीं। बस इतना बोला है कि भैया स्कंदगुप्त और हुणों के बीच युद्ध हुआ, और वो युद्ध बहुत खतरनाक था, बहुत घमासान था, लेकिन युद्ध के परिणाम के बारे में कुछ नहीं मिलता। कुछ चीजें नहीं बताता कि युद्ध का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। तो ऐसा माना जाता है, हो सकता है कि स्कंदगुप्त हार गए हों इसलिए लिखा ही ना हो, लेकिन अभी हमें पता नहीं। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल बोलता है कि स्कंदगुप्त जीता। तो ये स्कंदगुप्त की कहानी रही। और स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे नाम नाम के राजा आते रहे। उनके बाद जो रूलर आया वो आए नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया,
उसी का प्रचार प्रसार अपने शासन में किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में दान भी दिया कुछ और गांव को, जिससे वहां पे बौद्ध धर्म का और विकास हो। और इसके बारे में पता चलता है कि इसने भी होड़ शासक मेहेर कुल के साथ युद्ध किया और मेहर कुल से युद्ध में ये जीत गया। तो नरसिंह गुप्त ने जीत हासिल की होड़ शासक मेहर कुल के खिलाफ, तो इन्होंने हराया। अंतिम रूलर जो हमें गुप्ता के दिखते हैं वो हैं भानुगुप्त। इनके बारे में जो बातें हैं एक एरन अभिलेख से मिलती है, और एरन कहां पे? एमपी, मध्य प्रदेश। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से पता चलता है कि इनके समय सती प्रथा थी, मतलब महिलाओं की हालत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। सती प्रथा का मतलब हमें पता ही है कि जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाए तो उसके बाद महिला को भी उसके साथ जलना पड़ता है। तो ये एक तरीके से समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट को दिखाता है कि कैसे उनकी स्थिति धीरे धीरे गिर रही थी, उन्हें अपने जीवन का अधिकार तक नहीं था। और ये हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे हम कह सकते हैं, अभी तक हम ये बोल रहे थे इनडायरेक्टली कि सती प्रथा यहाँ है नहीं, लेकिन पहली बार हमें सबूत मिला, इसलिए माना जाता है कि गुप्त काल से भारत में सती प्रथा की शुरुआत हुई। सती प्रथा की शुरुआत, क्योंकि हमारे पास पूरा सबूत है। और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है हमारे पास सती प्रथा का, और गुप्त काल ने सती प्रथा को शुरुआत दिया। तो ये हमने इनके राजाओं के बारे में जाना, हमने जाना स्कंदगुप्त जिनके बारे में जूनागढ़ अभिलेख, और देखा कैसे होड़ शासक और स्कंदगुप्त के बीच युद्ध हुआ। कर्णदत्त और चक्रपालित भी युद्ध में शामिल थे, और उन दोनों ने बाप बेटाओं ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गुजरात के क्षेत्र। भीतरी स्तंभ भी बताता है होड़ और स्कंदगुप्त के बीच लड़ाई हुई, लेकिन परिणाम क्या रहा इसका जिक्र नहीं करता। नरसिंह गुप्त बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, होड़ शासक मेहरकुल से युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। भानुगुप्त के समय मध्य प्रदेश में एक एरन अभिलेख मिलता है जहां पर जिक्र है सती प्रथा का, कि भाई यहाँ पर सती प्रथा मौजूद थी। इसका पहला सबूत हमें दिखता है, इसलिए हम मानते भी हैं कि गुप्त काल से भारत में सती प्रथा की शुरुआत हुई। पहले हमें छोटे मोटे एविडेंस मिले या अप्रत्यक्ष रूप से हमने देखे, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई इन लोगों ने लिखा है तो सती प्रथा थी, और ये लोग उस टाइम सती प्रथा को अच्छा मानते होंगे इसलिए प्रचलित भी थी। अब हम जानेंगे गुप्त काल के लोगों ने शासन किया कैसे, इनका प्रशासन कैसा था, इनका समाज कैसा था, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो गुप्त काल का प्रशासन, गुप्त काल के नियम कानून, न्यायिक प्रणाली, उसके बारे में जानेंगे। तो गुप्त काल प्रशासन, कैसे इन लोगों ने अपना प्रशासन चलाया, क्या क्या चीजें थी, कैसे ये लोग अपने यहाँ नियंत्रित करते थे। गुप्त काल के अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से ये विकेंद्रीकरण का काल था, मतलब सत्ता एक क्षेत्र में नहीं थी, विकेंद्रीकृत। मौर्य की समाप्ति के बाद से लेकर अब तक भारत में विकेंद्रीकृत शासन ही चल रहा है, केंद्रीकृत नहीं है। सत्ता का विभाजन है और प्रशासन में भी कुछ चीजों को विभाजित है।
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वेतन दिया जाता है नियमित, कुछ वेतन नगद में कि भाई आप लोग नगद में पैसा ले जाओ, कुछ वेतन नगद में कैश में, कुछ भू राजस्व जमीन ले लो, उस जमीन पर राजस्व आप लोग ले लेना, ऐसे इनको वेतन दिया जाता है। और इन प्रशासनिक अधिकारियों का जो सबसे प्रमुख है, जैसे अभी हम बात करें भारत में प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमुख कौन है, कैबिनेट सचिव, वो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है जो कैबिनेट के साथ मंत्रियों के साथ काम करता है, और धीरे धीरे आप उस तक पहुंच सकते हो, और जिसका जितनी जल्दी सिलेक्शन होता है उसे उतनी जल्दी कैबिनेट की पोस्ट तक मिलने का मौका। ऐसे ही इनके यहाँ जैसे अभी भारत में कैबिनेट सचिव है, इनका जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था वो कहलाता था कुमारा मात्य, कुमारा मात्य। आज के टाइम के कैबिनेट सचिव से आप समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा सिविल अधिकारी था। कुमारा मात्य नीचे वाले लोगों को बोलता था कि भाई कैसे आपको काम करना है। साथ में इनके यहां युद्ध और शांति के लिए, युद्ध और शांति के लिए, वॉर एवं पीस के लिए भी एक मंत्री हुआ करता था, जिसका काम था संधि विग्रह करना, मतलब संधि को करना। और इसे आप समझ सकते हो आज के टाइम के विदेश मंत्री से, कि भैया दूसरे देशों से बातचीत करो, साथ में उनसे समझौता करो। तो ऐसे ही युद्ध एवं शांति के लिए जो संधि करता था, विदेश मंत्री की तरह एक तरीके से होता था। तो वो प्रथा भी इनके यहाँ मौजूद थी, जिसके द्वारा ये अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर पाते। साथ में स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर, जैसे अभी हमारे यहाँ पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, ऐसे इनके यहाँ भी थी। तो स्थानीय लेवल पर इनके यहाँ कुछ परिषद हमें दिखती हैं, और ये परिषद अलग अलग काम करती थी। जैसे एक परिषद जो नगर श्रेष्ठी, इसका जो हेड हुआ करता था वो था नगर श्रेष्ठी। ये ऐसे ही है जैसे गांव में प्रधान, शहरों में म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं उसमें मेयर, उसकी तरह एक काम करता था। और इसे नगर श्रेणी का प्रधान, मतलब शहर का प्रधान, ये कहलाता। तो नगर श्रेष्ठी नगर का प्रधान हुआ करता था, जिसका काम नगर में देखरेख करना, सीवेज की साफ सफाई करना, साथ में व्यापार सही से नगर चल रहा है नहीं नगर में, ये सारी चीजें ये देखता था, कोई समस्या तो नहीं है, ये इनके स्थानीय स्तर पर था। साथ में व्यापारिक काफले जो व्यापार के लिए जाते थे, उसका भी एक अधिकारी था, इसका नाम था सारथवा। तो सारथवा व्यापारिक काफले का प्रधान था। तो व्यापार जो होता था उसका प्रधान सारथवा। तो व्यापारिक काफले का प्रधान कौन कहलाता था? सारथवा कहलाता। सारथवा का काम था सभी व्यापारियों को एक साथ लाना, उनकी सुरक्षा करना, कैसे किस जगह में जाना, ये सारी चीजें भी सारथवा बताता था। इसके अलावा कुछ लोगों का काम होता था जमीनों के रिकॉर्ड रखना, कैसे जमीनों का लेखन होगा, ये सारी चीजें जो करता था उसे कहते थे कायस्थ। और इसका जो हेड होता था उसे कहते थे प्रथम कायस्थ। भैया तुम सारे कायकों में पहले हो, प्रथम हो। तो प्रथम कायस्थ के रूप में एक होता था जिसे हम कहते थे
कि भाई ये एक तरीके से प्रधान लेखक है, या आप इसे समझ सकते हो कायस्थ मतलब हाथ से लिखने वाला, कलम से लिखने वाला क्या कहलाता था? कायस्थ। इनका काम होता था सारे जमीन के रिकॉर्ड रखना। तो ये सारी चीजें देख रेख एक तरीके से करता था। इसके अलावा शिल्पी जो क्राफ्टमैन होते थे, ज्वेलरी बनाते थे, वस्त्र बनाते थे, उनका भी एक प्रमुख होता था जिसको कहते थे प्रथम कुलिक। कि भाई जो भी लोग काम करते हैं उनका सबसे प्रमुख, तो प्रथम कुल के एक तरीके से प्रधान शिल्पी था। जो लोग एक काम, बनावट, बुनाई ये सब करते थे, उनका जो है था वो प्रथम कुली। तो हमने देखा स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजें थी, जैसे नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेणी प्रधान, शहर का प्रमुख। सार्थवा व्यापारिक काफले का प्रधान, व्यापार में क्या चीजें करनी है, कैसे बेचना है, क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, वो सारी चीजें सार्थवा देखता था। प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक, जिसका काम होता था कैसे लेखन प्रणाली को जान। अगला प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी, जिसका काम है कि कैसे वो एक तरीके से सारी चीजों को देखें, जाने कि भाई कैसे एक तरीके से सारी चीजें लिखी गई हैं, कैसे क्राफ्ट को किया जाता है, वो सारी चीजें देखता था। साथ में न्यायिक प्रणाली की बात करें इनके यहाँ, तो गुप्त काल में पहली बार हमें न्यायिक प्रणाली में दीवानी और फौजदारी का विस्तृत वर्णन मिलता है। दीवानी एवं फौजदारी का पूरा नियम कानून के साथ पूरा दायरा। दीवानी केस में सिविल केस एक तरीके से आते हैं जिसमें झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े, पारिवारिक झगड़े, जमीन को लेके झगड़े, पति और पत्नी के बीच झगड़े, वो सारे इसमें आते हैं। फौजदारी में क्या होता है? अपराध, आप किसी की आत्महत्या या किसी को मर्डर कर रहे हैं तो किसी का खून करना या मर्डर करना वो इसमें है। और दीवानी में पैसे और पारिवारिक मुद्दे, ये सारी चीजें इसमें आती। और इन सब का पूरा एक रिकॉर्ड, पूरा चैनल ये लोग रखते थे कि भाई कैसे सबको न्याय दिया जाएगा। और इनके यहाँ कानून व्यवस्था की जरूरत भी पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे जमीन जो थी, भूदान या भूमि को लेकर जो विवाद थे वो एक तरीके से बढ़ रहे थे। और इनके यहाँ एक कानून निर्माता जिनका नाम है बृहस्पति, वो विधि की, कानून की पुस्तक लिखेंगे जिनका नाम है बृहस्पति। तो बृहस्पति यहाँ पर विधि निर्माता हैं, कानून को बनाने वाले। पूरा एक कानून, कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे सबको अपना अधिकार मिलेगा, ये सारी चीजें कौन करते हैं? बृहस्पति ये सारी चीजें करते हैं। कैसे इन लोगों को अपना अधिकार दिया जाए, क्या क्या चीजें की जाए, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज। तो हमने देखा गुप्तकालीन प्रशासन, राजनीतिक स्तर पर विकेंद्रीकृत सत्ता थी, प्रशासन में वेतन के लिए नगद प्लस भू राजस्व, सबसे प्रमुख जो प्रशासन में था वो था कुमारामात्य, जिसे कैबिनेट सचिव कहते हैं। युद्ध एवं शांति के लिए एक मंत्री था जिसका काम था संधि करना, संधि को विग्रह करना, इसे विदेश मंत्री की तरह कह सकते हैं। कुछ स्थानीय परिषदें जैसे नगर श्रेष्ठी, नगर का प्रधान, सार्थवा व्यापारिक काफले का प्रधान, प्रथम कायस्थ जिसका काम था हाथ से लिखना, प्रधान लेखक, और उसके बाद प्रथम कुलिक जिसे प्रधान शिल्पी, एक तरीके से क्राफ्ट। न्यायिक प्रणाली में दीवानी और फौजदारी दोनों व्यवस्थाएं थी। भूदान की वजह से न्यायिक प्रणाली में इन कानून की जरूरत पड़ी। और बृहस्पति विधि निर्माता, कानून का जो निर्माण करते हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस टाइम के अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने ये सारे कानून बनाए। तो ये सब इनके प्रशासन और उसके बारे में। अब गुप्त काल का हम समाज जानेंगे, कैसे लोगों की हालत थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी,
लोगों के पास क्या क्या अवसर हुआ करते थे अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। तो वो सारी चीजें किसमें आती है? के आधार में देखते हैं। चार वर्ण थे और बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को साफ तौर पर माना जाता था। और हमें पता है चार वर्ण में कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। साथ में यहां पर ब्राह्मण के अंदर कुछ उपजाति भी बनने लगी। सभी बोलते हैं बहुत सारे ब्राह्मण अलग अलग कि भाई मैं शर्मा ब्राह्मण हूं। कोई अपने आप को शर्मा कहता है, कोई अपने आप को तिवारी कहता है। ऐसे ही इनके यहाँ ब्राह्मणों के स्तर पे भी कुछ विभाजन होने लगा, अलग अलग क्षेत्र के ब्राह्मण। जैसे गुजरात में जो ब्राह्मण थे, गुजरात के जो ब्राह्मण थे वो अपने को नागर ब्राह्मण, मतलब नगर में रहने वाले ब्राह्मण है, ये इस नाम से अपने आप को जानते थे। दूसरी तरफ राजस्थान में श्रीमाली, राजस्थान में श्री माली ब्राह्मण बने। तो अलग अलग ब्राह्मण की उपजातियां इस समय दिखाई देती हैं। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा यहाँ पे खुले तौर पे थी। तो ये समाज में विषमता को भी बढ़ाएगी। ये सारी चीजें इसमें दिखती हैं। साथ में न्यायिक जो प्रक्रिया थी उसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हमें दिखता है। वर्ण भेद कायम था कि किसके लिए क्या सजा होगी। जैसे अगर चोरी किसी ब्राह्मण ने की तो उसे कम सजा, कम नहीं अधिक सजा। ब्राह्मण को अधिक सजा मिलेगी अगर उसने चोरी की तो। मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता है और दूसरा कोई शूद्र चोरी करता है, उसको कम सजा माना जाता है। शूद्र है तो चोरी चकारी करता है, ऐसे ही लोग बोलते। ब्राह्मण को अधिक सजा क्यों? क्योंकि भैया तुम लोग पवित्र हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है समाज को रक्षा करने की, और तुम जैसे बुद्धिमानी चोरी करोगे तो समाज की कानून व्यवस्था का क्या होगा। इसलिए शूद्र को कम सजा और ब्राह्मण को ज्यादा चोरी करने पर। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की मृत्यु कर देता है या किसी को मार देता है, किसी की हत्या करने पर स्थिति बिल्कुल अपोजिट थी। ब्राह्मण अगर हत्या करेगा तो उसे कम सजा, लेकिन अगर किसी शूद्र ने की तो उसे अधिक सजा। और साथ में सजा देने के मामले में देवत्व की भावना इनके यहां दिखती है, दिव्य परीक्षा ली जाती। और ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया ही नहीं जाता था, मृत्यु दंड से मुक्त, फांसी नहीं दी जाती थी, लेकिन शूद्र को दी जाती थी। शूद्र ने अगर किसी को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। ब्राह्मण को कभी फांसी नहीं दी जाती थी। और साथ में सजा का जो तरीका था वो एक तरीके से दिव्य परीक्षा पे था, कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो आपको दिव्य परीक्षा देनी पड़ेगी।
और दिव्य परीक्षा में आप सफल नहीं हुए तो आपको सजा मिलेगी। जैसे ब्राह्मण के लिए दिव्य परीक्षा क्या थी? तुल्य। भैया तुम्हें तराजू में तोलेंगे, तुल्य परीक्षा। अगर तुम्हारा वेट तराजू में बैठते ही तराजू ऊपर गया, तुम्हारा वेट कम या ज्यादा हुआ तो इसका मतलब आपने गलत किया। तो ब्राह्मण की परीक्षा तुल्य परीक्षा हुआ करती। अगला जो क्षत्रिय था उसको अग्नि, अग्नि से गुजरना पड़ता था या अग्नि परीक्षा देनी होती थी। जैसे सीता माता ने, ऐसे ही इनको आग से गुजरना होता था। अगर आप जल गए तो इसका मतलब आपने गलत किया है, नहीं जले तो मतलब सही किया है। वैश्य जो था उसको जल में डुबा दिया जाता था, जल परीक्षा उसके लिए होती। तो सबसे कठोर परीक्षा थी शूद्र के लिए। शूद्र को विष दिया जाता, जहर, और जहर से अगर मर गया तो इसका मतलब गलत काम किया था, नहीं मरा तो नहीं। तो आप देखेंगे ब्राह्मण के लिए सबसे आसान है तुल्य परीक्षा, तोलना है, जान तो नहीं जाएगी। क्षत्रिय के लिए थोड़ा मुश्किल है, वैश्य के लिए और ज्यादा, और शूद्र के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल। तो इनके यहाँ दिव्य परीक्षा एक तरीके से दिखती है, भगवान की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इनके यहाँ दिखती हैं समाज के अंदर। तो ये समाज में विषमता को दिखाता है कि धर्म के आधार पर विषमता थी, जाति के आधार पर विषमता थी, समाज का विभाजन था। ये सारी चीजें एक तरीके से दिखाता है। साथ में क्योंकि भूमि दान की प्रथा बढ़ रही थी और धीरे धीरे भूमि दान का रिकॉर्ड जो रखने वाले थे कायस्थ, इनकी स्थिति भी बढ़ रही थी। वैसे लेखा पढ़ी का सारा काम ब्राह्मण करते थे, लेकिन अब ब्राह्मण को एक दूसरा वर्ग टक्कर देने आया, इसलिए कायस्थ वर्सेस ब्राह्मण का तनाव हमें दिखाई देता है। कायस्थ क्योंकि राजा से मिलते रहते थे, सारे रिकॉर्ड रखते थे, तो वो एक तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण को लगता था कि भाई ये हमारे खिलाफ है, इनकी इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे पहुंच गए तो राजा से जो काम हम कर रहे हैं वो सारा काम यही करेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग डरते थे कायस्थ से, और इसलिए इनके बीच कई बार हिंसक झड़पें, कई बार बातचीत से ये सारी झड़पें इसमें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब समाज के अंदर भेदभाव की वजह से तनाव भी पैदा होता था। जैसे आज के टाइम दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के, ऐसे ही वहां पर ब्राह्मण और कायस्थ के बीच तनाव दिखता है। तनाव है शक्ति को लेकर कि भाई हम कितना नियंत्रित करें, तुम कितना नियंत्रित करो, उस शक्ति के नियंत्रण को लेकर दबाव है, इसलिए एक दूसरे को पसंद नहीं करते। साथ में गांव के स्तर पे एक नई जाति का विकास हुआ जिसका नाम था मेहतर। और ये ऐसे ही है जैसे आज के टाइम प्रधान या मुखिया। ये मेहतर जो था ये गांव का एक जिम्मेदार वाली वाला पद था। जैसे अभी हम कोई प्रधान के इलेक्शन लड़ लेते हैं तो बोल देते हैं प्रधान जी कैसे हैं आप। बहुत सारे लोग इलेक्शन नहीं जीतते उसके बाद भी प्रधान जी। तो एक नई जाति, नया क्लास बनता जा रहा है। तो ऐसे मेहतर एक नया क्लास था गांव के लेवल पर, प्रधान मुखिया की तरह ये लोग अपना काम करते थे, और इनका काम था गांव के विकास को देखना या गांव के मुद्दे को देखना। कोई नाली टूटी तो नहीं है, किसी का किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है, ये सारा काम कौन देखते थे? मेहतर देखते थे। तो गांव की सारी जिम्मेदारी मेहतर के पास थी। मेहतर ही सारी चीजें करता था कि भैया क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें मेहतर देखता था। साथ में इस समय दास प्रथा भी हमें दिखाई देती है कि भाई बहुत सारे लोगों को दास बनाया जाता। तो दास व्यवस्था भी यहाँ की एक प्रमुख सामाजिक समस्या थी।
बहुत सारे लोग जो गरीब होते थे उनको खरीद लिया जाता था और काम कराया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इनका मुक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर समाज में हर इंसान को पूरा अधिकार है। इसलिए एक व्यक्ति जिनका नाम है नारद, नारद अपने टेक्स्ट में लिखते हैं दासत्व मुक्ति का विधान। दासों की मुक्ति, मुक्ति का विधान, ये धीरे धीरे अगर बात समाज में हो रही है तो कहीं ना कहीं दासों की मुक्ति की बात भी होगी। एक तरीके से समाज में जागरूकता आ रही है और समझा चाह रहा है कि भाई इन लोगों को भी मुक्ति हो, इनको भी जीवन मिले। और एक और कारण ये था कि जैसे जैसे भूमि का विभाजन हुआ तो इन दासों को खरीदा जाता था खेती के काम करने के लिए और किसी काम के लिए। लेकिन जब भूमि छोटी होने लगी तो लगा कि दास की जरूरत ही नहीं। तो भूमि के विभाजन के कारण भी दासत्व का या दासों का जो उपयोग था वो कम हो गया। तो भूमि विभाजन हुई तो दास का उपयोग कम हुआ, और दास का उपयोग कम हुआ तो उसके बाद दासत्व मुक्ति की धारणा आई। अगली बात, महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? क्या उनको अधिकार थे या नहीं थे? राजनीतिक रूप से कैसी स्थिति, सामाजिक रूप से कैसी स्थिति, आर्थिक रूप से कैसी स्थिति थी, उसके बारे में जाने। तो महिला जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और किसी भी समाज की आधी आबादी, उसकी स्थिति भी हमें समाज के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। तो महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट आई और हमें बहुत सारे जिक्र मिलते हैं। जैसे हमने देखा सती प्रथा मौजूद है। सती प्रथा मौजूद है मतलब महिला को जीवन का अधिकार नहीं। उसके जीवन का अधिकार उसके पति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर पति नहीं तो महिला भी नहीं। ये दिखाता है कि नारी की दशा में गिरावट आई, इतने अधिकार नहीं थे। तो बहुत सारी महिलाएं देवदासी बन के रहती थी, मतलब भगवान की दासी, और उनका काफी ज्यादा शोषण होता था। महंत लोग रेप भी करते थे। तो ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है। तो देवदासी प्रथा, और हमें कालिदास की एक पुस्तक मेघदूत, उसमें जिक्र मिलता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो शिवजी से जुड़ा हुआ है देवदासी रखी जाती है। कालिदास अपनी पुस्तक मेघदूत में बताते हैं कि उज्जैन के देवदासी में महिलाओं को दासी बना के रखा जाता था। साथ में कालिदास के एक और ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर एक शब्द का यूज किया है जिसका नाम है अवगुंठन। अवगुंठन, और इसका मतलब क्या होता है? पर्दा प्रथा। मतलब महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था, ढक के रहना पड़ता था, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ था। महिलाओं को आजादी नहीं थी कि वो सामाजिक स्तर पे, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पे अपनी बात रख सके। इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पे एक तरीके से कमजोर होती गई। तो ये सारी चीजें इनके समाज में दिखती हैं। समाज के स्तर पे हमने जाना पहली बात कि यहाँ पे चारों वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। साथ में कुछ नई जातियां ब्राह्मण में दिखी, उपजातियां। गुजरात में नागर ब्राह्मण, साथ में राजस्थान में श्रीमाल, ये कुछ ब्राह्मण जातियां हमने देखी।
उसके बाद हमने जाना कि कैसे कायस्थ का जन्म हुआ और कायस्थ और ब्राह्मण के बीच विवाद हुआ। कायस्थ लोगों का काम था भू राजस्व से जुड़ी हुई बातों को लिखना, रिकॉर्ड रखना, और ब्राह्मण लोगों को इससे काफी जलन हो रही थी कि ये लोग कैसे सम्मान पा रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। साथ में हमने देखा न्यायिक प्रक्रिया में कैसे वर्ण भेद व्याप्त था। जब चोरी की बात आती थी तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा, शूद्र को सबसे कम। लेकिन जब किसी की हत्या की बात आती थी तो उसमें ब्राह्मण को कम सजा और शूद्र को सबसे ज्यादा। और परीक्षा जो सजा मिलती थी उसमें दैवीय परीक्षा होती थी। ब्राह्मण के लिए तुला परीक्षा, तुलना है तराजू में। क्षत्रिय के लिए अग्नि, अग्नि की परीक्षा देना है। और वैश्य के लिए जल और शूद्र के लिए विष परीक्षा एक तरीके से ली जाती। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर गांव के लेवल पर एक दूसरे समुदाय का विकास हुआ जिसका नाम था मेहतर। और गांव के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो सारी चीजें देखता था वो मेहतर देखता था। गांव का विकास, गांव की चीजें, ये सारा काम देखना किसका होता था? मेहतर का। तो मेहतर ये सारी चीजें देखा करता था कि गांव में विकास कैसे होगा, गांव की स्थिति कैसी होंगी। ये सारी चीजें एक तरीके से हमें कौन दिखाता है? मेहतर दिखाता है। तो गांव का एक प्रमुख। साथ में हमने देखा महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुआ क्योंकि पहली बात तो सती प्रथा थी, जीवन का अधिकार एक तरीके से छीन लिया जाता था पति के बाद। देवदासी प्रथा, जिसमें महिलाओं को मंदिरों के लिए या और लोगों के लिए दासी बनाया जाता था। और कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखने का जिक्र हमें मिलता है। साथ में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में पर्दा प्रथा की बात होती है जो महिला की अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है। तो कहीं ना कहीं विषमताएं दिखती हैं समाज में, साथ में महिलाओं के साथ भेदभाव दिखता है। तो कह सकते हैं कि समाज इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। धीरे धीरे गिरावट का संकेत एक तरीके से दिखाता है। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।